what we are going to do, we are going to analyze the portfolio of each one of you. I am going to ask you few questions. Please write those questions and try to write the answer in front of you. You need not to tell it to me. मुझे आपको नहीं बताना है कि इसका आंसर क्या है, आपको अपने आप लिखना है. लास्ट में आपके पोर्टफोलियो की एनालिसिस आपके पास हो जाएगी. जो लोग अभी कुछ लोग मेंटरिंग वाले जुड़े हैं, लाइव हैं, दिख रहे हैं, इस काम के लिए वो मुझे पैसे देते हैं. मैं आज आप 50 लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट कराने जा रहा हूँ. फ्री ऑफ कॉस्ट कराने जा रहा हूँ, आप इसको करिएगा. मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज इसके लिए बहुत पैसे चार्ज करती हैं. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. यही काम जो आज मैं आपको करने जा रहा हूँ, आईसीआईसीआई डायरेक्ट इसके लिए 15,000 रुपए चार्ज करता है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए जो मैं आपका आज करने जा रहा हूँ, इसी काम के लिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट 15,000 रुपए चार्ज करता है. मैं आपको लाइव क्लास में बता रहा हूं, किसी टाइम पे जब मैंने शुरू किया था, मेरा फर्स्ट ब्रोकर आईसीआईसीआई डायरेक्ट ही था. किसी टाइम पे अपने पोर्टफोलियो के जब मैं सीखता था, जानता था, मैं हमेशा पैसे देने में बिलीव करता हूं. मुझे इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि अगर मुझे कुछ सीखना है तो उसके लिए जो टूल्स हैं या जो मेंटर्स हैं, उनको अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं नहीं सीख पाऊंगा. हर चीज फ्री नहीं मिल सकती, और जो फ्री मिलती है उसकी अपनी एक कॉस्ट होती है. एक अपनी कॉस्ट होती है जो आपको समझ में नहीं आएगा. वो आपने दिल्ली मॉडल देख लिया, पंजाब मॉडल देख लिया, यूपी मॉडल देख लिया, हरियाणा मॉडल देख लिया, सब मॉडल देख लिया. अगर कुछ चीज आपको फ्री मिलेगी, इवन साउथ में शुरू में साड़ियां और टीवी और वो फ्री मिलते थे, तो आपने उस सबका आपने उसका एडवर्स इफेक्ट देखा होगा. तो लेकिन मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरी मजबूरी है. बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं जिनको अपने पोर्टफोलियो एनालिसिस करने हैं, जिन्होंने मेंटरिंग प्रोग्राम के लिए मैसेज डाले हुए हैं, लेकिन मैं उनको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम लेक्चर में मैं क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ. मैं मेंटरिंग के लिए आपको हाँ बोलूंगा, आप मुझे पैसे देंगे, पैसे देने के बाद मुझे आपका मेंटरिंग का सेशन देना पड़ेगा. वो वाला टाइम अभी है नहीं. तो जब वो टाइम आता है तब मैं किसी एक नेक्स्ट पर्सन जो क्यू में होता है उसको मैं हाँ बोलता हूँ. इसलिए तब तक हम इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे, लेट्स सी. मैं आपके पास सामने कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है. मैं रिपीट कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने पूछने जा रहा हूं उनका आपको आंसर देना है. जैसे जैसे आप आंसर देते जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो की एनालिसिस अपने आप होती जाएगी. नाउ कैसे देना है देखते हैं. सबसे पहले आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे. मैं अपना क्वेश्चनियर ओपन करना चाह रहा हूं, अभी कर नहीं पा रहा हूं. लेट मी डू दैट. क्योंकि मैंने इसको लाइव पे डाल दिया है, इसलिए मुझे ये मिनिमाइज होगा नहीं, और मैंने क्वेश्चनियर को ओपन किया नहीं. कोई मुझे हेल्प कर सकता है कि अगर मुझे अपने डेस्कटॉप को अब यहाँ पे लाइव करना है तो मैं क्या करूँ? एनी वन ऑफ यू? सर स्क्रीन शेयरिंग हम डेस्कटॉप मोड में कर देंगे तो नहीं, रिकॉर्डिंग मॉडल पे मैं आ गया सर, दिखाई दे रही है स्क्रीन आपकी. मुझे आपको ये नहीं दिखाना ना, मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखाना है जो मैंने अभी ओपन नहीं किया हुआ है. अब मुझे आपको सामने लेट मी सी. ओके, हाँ, हो गया. क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं अब? मेरी स्क्रीन Yes, sir. Yes, sir. मेरी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या है? How many total stocks do you currently have in your portfolio? वेरी गुड, वेरी गुड. तो आपको सबसे पहले बताना है कि आप अपने पेपर पे लिखेंगे आपके पास कितने टोटल शेयर्स हैं. जल्दी इनके आंसर्स लिखते जाएंगे. मैं सबका नहीं देख पाऊंगा, मैं सबका आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कंक्लूजन बता दूंगा. सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के लिख लेने. सबने लिख लिया? क्या मैं आगे बढ़ूं? आपको बताना नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको मुझे नहीं बताना. आपको कोई चैट बॉक्स में नहीं लिखना, ये आपके लिए है. आपके पास पेन, पेपर, डायरी होना चाहिए. मैंने आपको शुरू में मैसेज में डाल दिया था. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से कितने आपके स्मॉल कैप के स्टॉक हैं? अब स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप जो है
वो चेंज होता रहता है। आपके आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, फिलहाल आपको ये देखना है, जो सपोज अभी किसी ने लिखा था 19 स्टॉक है, हो सकता है आपके पास 19 हो सकता है आपके पास 20 हो सकता है आपके पास 50 हो। आप उसको 3 भाग में डिवाइड करिए और जल्दी से स्क्रीनर अपने सामने खोलिए और देखिए इसमें से कितने हैं जिनका मार्केट कैप अभी 1 लाख से ज्यादा है, दूसरा जिनका मार्केट कैप 10,000 से और 1 लाख के बीच में है, और तीसरा 10,000 से कम है। ऐसे स्टॉक्स उसको 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए अपने सारे पोर्टफोलियो को। मैं आपको टाइम दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मैं मान के चल रहा हूं आपके पास 20 स्टॉक के आसपास होने चाहिए। अब कोई ऐसा है जिसके 200 स्टॉक है तो वो तो नहीं हो पाएगा लाइव में, वो आपकी गलती है। जनरली एक आइडियल पोर्टफोलियो में 20, 22, 23, 24, 25 स्टॉक होते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, जो हमने पढ़ा है, जो हमने बेसिक सीखा है। तो आप एक चीज देखिए कि अगर पहले क्वेश्चन का आंसर आपका 10 से कम आया है तो आप गलत हैं, और अगर आपका 30 से ज्यादा आया है तो भी आप गलत हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर, अगर आपका, मैंने कहा हाउ मेनी स्टॉक यू हैव इन योर पोर्टफोलियो, और इसका आंसर 12, 15 कहीं है, 20 है, 18 है, 22 है, 25 है, 28 है, चल जाएगा, कोई बात नहीं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि आप नए इन्वेस्टर हैं, स्मॉल इन्वेस्टर हैं, बिग इन्वेस्टर हैं, कब शुरू किया, इसके ऊपर चलता है। अभी आपने, हो सकता है 1-2 स्टॉक ऐसे होंगे जिसके आपने 1 यूनिट खरीद के रखा होगा केवल जानने के लिए कि हाँ कैसा चल रहा है, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, ये किसी ने व्हाइट बोर्ड क्यों किया है, आप ऐसा मेरे साथ नहीं करेंगे। अच्छा, तो अगर पहले क्वेश्चन का आंसर आपका 10 से कम है तो आप गलत हैं, आपका स्टॉक पोर्टफोलियो बहुत ही कंसंट्रेटेड है, आपको रिस्क बहुत ज्यादा है। और अगर आपका आंसर 30 से ज्यादा है तो भी आप गलत हैं, आपको कहीं ना कहीं गलतियां आप कर रहे हैं। गलतियां क्या करते हैं उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा ड्यूरिंग द सेशन, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। क्या मैं अगले पे चलूं? मैंने कहा आपको देखना है अब आपके पास ऐसे मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप स्टॉक कौन कौन से हैं। अब मिड कैप, लार्ज कैप का डेफिनेशन चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन देयर मार्केट कैप। आप सिंपल खोलिए अपना स्क्रीनर, देखिए अगर उसका मार्केट कैप, इफ द मार्केट कैप ऑफ द स्टॉक इज मोर देन 1 लाख, आप उसको लार्ज कैप में काउंट कर लीजिए। 10,000 से लेके, इफ द मार्केट कैप इज फ्रॉम 10,000 टू 1 लाख, उसको आप मिड कैप में काउंट कर लीजिए। एंड इफ द मार्केट कैप इज 10,000 and less, then you count it into small cap for the time being। ठीक है, लगभग आप देखेंगे तो ऐसा ही होगा, वो थोड़ा सा डिपेंड करता है मार्केट कैसी है, कौन से हैं, लेकिन ठीक है। हमारा पर्पज ये है कि बहुत रिस्की स्टॉक, मीडियम रिस्की स्टॉक और स्टेबल स्टॉक को डिफरेंशिएट करना। नाउ अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं और अगर आपका 50% पोर्टफोलियो, मैं रिपीट कर रहा हूं 50%, सपोज आपके पास 20 स्टॉक है, 10 स्टॉक इसमें से लार्ज कैप में है, करीब करीब 5-6 स्टॉक आपके मिड कैप में है और 3-4 स्टॉक स्मॉल कैप में है, तो ये एक आइडियल है। रिपीट कर रहा हूं, 50% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन लार्ज कैप, then rest 30% should be in mid cap, and 20-25% whatever is remaining should be in स्मॉल कैप। अगर ये है तो एक आइडियल पोर्टफोलियो है। लेकिन अगर आपका स्मॉल कैप ही 80% है, अगर आपका मिड कैप ही 80% है, अगर आपका लार्ज कैप केवल 10% है, तो ये एक गलत पोर्टफोलियो है। जब मैं एक गलत की बात कर रहा हूँ, वर्ड यूज कर रहा हूँ गलत, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सब एक मिडिल क्लास के लोग हैं, आप सैलरी वाले लोग हैं या नॉर्मल बिजनेस करते हैं। जनरली आपके जो एज ग्रुप है वो 35, 40, 45 है, जो मैंने अपने यूट्यूब के उस पे देखा हुआ है, जो ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं 35 से 50 ईयर वाले, तो इस एज ग्रुप के लोग हैं। मैं अल्ट्रा रिच कम्युनिटी को मैं एड्रेस नहीं कर रहा हूं इस समय, और मैं वो लोग जो बहुत गरीब हैं, जिनको घर चलाने में भी दिक्कत हो रही है, मैं उनको भी एड्रेस नहीं कर रहा हूं। मैं एक इंडिया के मिडिल क्लास फैमिली को एड्रेस कर रहा हूं, मान के चल रहा हूं कि ये वो फैमिली है जिसकी
एवरेज इनकम जो है वो 50,000 से 2 लाख के बीच में है। कहीं कोई 50,000 महीने कमाता है, कोई 60,000 महीने कमाता है, कोई 70,000 महीने कमाता है, कोई 1 लाख महीने कमाता है। डिपेंडिंग अपॉन दिस इज योर एवरेज मंथली इनकम विच आई हैव एज्यूम्ड। इसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, योर स्मॉल कैप पोर्टफोलियो शुड बी 20-25%, योर मिड कैप पोर्टफोलियो 60%, योर लार्ज कैप पोर्टफोलियो 50%। अगर ऐसा है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप कहीं गलत कर रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो का अभी मेरे पास लाइव है, मैं नाम लेना चाहूँ या ना लेना चाहूँ सर बताएंगे मुझे। आज ही मेरे पास मैसेज आया था और उन्होंने कहा सर मेरा प्रॉफिट पिछले कुछ दिनों में 45% नीचे चला गया। लाइव है, मैंने उनको देखा है लाइव सर को, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर वो कहेंगे तो ले सकते हैं, वो हाँ कहेंगे तो। अब 45% अगर आपका पोर्टफोलियो पिछले कुछ दिनों में नीचे चला गया, 45% ऑफ प्रॉफिट, पोर्टफोलियो 45% वॉट एवर द गेन ही वाज हैविंग, उसमें से 45% नीचे चला गया, इसका मतलब मैं आपको जो अभी रूल बताया, इसी रूल में कहीं ना कहीं गलती है, इसी रूल में कहीं ना कहीं पक्का गलती है, वो देख लेंगे। और सर लाइव है, आप सर प्लीज आप देखिएगा अपने उसको। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव टू टेल यू इज कि आपके पोर्टफोलियो में इस समय ग्रेटेस्ट एलोकेशन कहां पर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा पैसा कहां लगा हुआ है और सबसे कम पैसा कहां लगा हुआ है। रिपीट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा कोई एक शेयर होगा, वो XYZ कोई भी शेयर होगा जिसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा है, और कोई एक शेयर होगा जिसमें सबसे कम पैसा लगा ना। उसके नाम अपने नोटबुक में जो भी आपके पास है उसमें लिखेंगे। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट शेयर विच you have the highest allocation, and you have to write that share in your portfolio which you have the lowest allocation. अगर ये हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, आप में से अगर कोई भी 1-2 लोग हाँ कह देते हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको टाइम लगना चाहिए था, वो मैंने दिया था कि आपके मिड कैप कौन से हैं, स्मॉल कैप कौन से हैं और लार्ज कैप कौन से हैं। अगर अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ टाइम ऑल्सो। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, जो आपका हाईएस्ट एलोकेशन है, क्या वो किसी भी परिस्थिति में 8% तक, किसी भी परिस्थिति में कह रहा हूं इन एनी हाउ, क्या वो 8% से ज्यादा तो नहीं है। योर एलोकेशन, हम वैसे 5% 6% तक जाते हैं, लेकिन मे बी कोई हमें पता चला कोई बेस्ट स्टॉक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज आई हैव टू अपलोड दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब, ठीक है। अगर कोई ऐसा शेयर आपके पास है जिसमें 8% से ज्यादा है, 8% से ज्यादा है, तो तुरंत 3 चीजें उसका चेक करिए। पहला, क्या वो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास तो नहीं है, चेक करिए। अगर 8% से ज्यादा है तो अपने लाइफ टाइम हाई पे तो नहीं है। दूसरा, पीयर्स से कंपेयर करके देखिए, क्या इस स्टॉक का पी जो इसके पीयर्स हैं उसके पी से बहुत ज्यादा तो नहीं है। और तीसरा, इसको पास्ट से कंपेयर करके देखिए, क्या इसका पी इसके पास्ट के पी से बहुत ज्यादा तो नहीं है। मैं एक एग्जांपल आपको ले रहा हूं सो दैट कि इट मे बी दैट कि वन ऑफ यू हैव जॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको उनको बताने के लिए कि कैसे कंपेयर करते हैं। नो रिकमेंडेशन, ओनली टू शो द कंपेरिजन। मैं स्क्रीनर पे जाऊंगा, मान लो कोई भी स्टॉक है, सपोज मैंने नेस्ले ले लिया, मेरे पोर्टफोलियो में है नहीं है कोई मतलब नहीं है, मैं इसको पहले पीएस से देखूंगा कि हाँ जी नेस्ले का जो पी है वो कैसा है, नेस्ले का पी कैसा है एफएमसीजी इंडस्ट्री में। एफएमसीजी शेयर्स को मैं देखता हूं और नेस्ले के पी को, यहाँ पे मुझे पी नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने इसमें नहीं डाला हुआ, मैं ऐड कॉलम में जाके यहाँ पे ऐड करूंगा पीई, प्राइस अर्निंग, ठीक है। अब प्राइस अर्निंग जैसे ही आ गया,
P और मैंने यहाँ पे कर दिया सेव टू कॉलम। तो मैंने देखा कि नेस्ले का P 71 है और लगभग अगर आप मैं देखता हूं बाकियों के P को, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वरुण बेवरेज, ब्रिटानिया, डाबर, तो लगभग 50, 60, 70 के P पे मिलते हैं, यानी बहुत ऐसा एबनॉर्मल मुझे नहीं दिख रहा। फिर मैं नेस्ले के P को इसके पास से कंपेयर करूंगा। पास से मतलब मैं नेस्ले पे जाऊंगा एंड आई विल सी व्हाट हैपेंड इन लास्ट फ्यू ईयर्स का जो P है, क्या ये पास से बहुत महंगा तो नहीं है। अगर मैं देखता हूं कि अगर ये पास से बहुत महंगा है, अगर मैं पिछले 10 साल का सपोज मैंने एवरेज ले लिया और ये पास नहीं, ये एवरेज के आसपास है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक ऐसा है जिसकी होल्डिंग 9%, 10%, 12%, 15% है, पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए। पहली गलती ये होना ही नहीं चाहिए। मान लो अब हो गया तो क्या मैं कल इसे बेच दूं? ये डिसाइड करने के लिए आपको ये देखना है कि क्या उसका जो P है वो अपने इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा तो नहीं है या अपने पास से बहुत ज्यादा तो नहीं है, यानी इसका मतलब वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है। अगर वो ओवर वैल्यूड है तो जल्दी से उसका अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन कम करेंगे, यानी उसमें से कुछ स्टॉक बेचेंगे। अगर वो अंडर वैल्यूड है तो अभी वेट, क्योंकि आप गलती कर चुके हैं तो अभी वेट करें। जब वो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास आता है, उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे और फ्यूचर के लिए ये रूल बना लेंगे कि मैं अपने पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक 5%, 6% से ज्यादा नहीं डालूंगा। सिंपल सा रूल है। मेरे पोर्टफोलियो में दुनिया का सबसे अच्छा स्टॉक अगर 8% है, मान लो दुनिया का सबसे अच्छा स्टॉक है, सबसे अच्छे रेट पे मैंने ले लिया, 8% है, और वो खुदा ना खास्ता उसके साथ दुनिया के सबसे बेकार सिचुएशन आ जाती है, वो खराब हो जाता है, वो डूब जाता है, तो भी मेरे पोर्टफोलियो का टोटल लॉस 8% होगा। मैं मान के चलता हूं कि ऐसा सिचुएशन जीवन में 1 या 2 बार आएगा आपको, अगर इफ यू नो हाउ टू एनालाइज ऐसा सिचुएशन कि दुनिया का सबसे अच्छा स्टॉक लिया आपने, दुनिया के सबसे अच्छे प्राइस पे लिया, फिर भी वो स्टॉक डूब जाए। ऐसा हुआ है पास्ट में, ऐसा सत्यम के साथ हुआ है, ऐसा अच्छे अच्छे स्टॉक के साथ पास्ट में हुआ है। कोई, या आप देखो अब आज के टाइम पे IEX है, IEX इज अ वेरी गुड स्टॉक, नो डाउट, लेकिन ऐसा हुआ है। तो मैं फिर बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, ऐसी रेयर सिचुएशन आ सकती है। उस केस में भी इफ योर CAGR इज 12%, 13%, 14% और कुछ हुआ और वो पूरा जीरो हो गया, तो भी आप 8% का नुकसान होने के बावजूद भी यू विल नॉट बी एट मोर लॉस। तो इसलिए आपको ये हमेशा एक रूल बनाना है। नाउ तो आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक अगर बड़ा है तो आपको वहां पे उसकी वैल्यूएशन देखनी है। वैल्यूएशन वाइज अगर वो महंगा है तो उसको अंडरवेट करना है, उसको आपको बेच देना है, उसमें से कुछ एग्जिट कर जाना है। और अगर आपने सपोज कोई अच्छा स्टॉक है, मे बी HDFC है, नेस्ले है, कोई आपने ले लिया अच्छे रेट पे, तो जल्दीबाजी में नहीं बेचना है, गिरे हुए प्राइस पे नहीं बेचना है। मार्केट फिर ऊपर जाएगा और जब जाएगा तो जब वो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने लगे तो वहां से एग्जिट करके अच्छे स्टॉक को भी हम 5% से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखते। अच्छे स्टॉक को भी हम अपने पोर्टफोलियो में 5% से ज्यादा नहीं रखते। हम अपने पोर्टफोलियो में 8% एक्सट्रीम, अगर मान लो HDFC बैंक जैसा स्टॉक है, नेस्ले जैसा स्टॉक है, एशियन पेंट जैसा स्टॉक है, कुछ बुरी न्यूज आ गई, मैगी में रेड आ गया, स्टॉक आधा हो गया, उस केस में हम 5 से 7, 8 पहुंच जाते हैं। लेकिन अदरवाइज वी विल नॉट इंक्रीज द एलोकेशन ऑफ एनी स्टॉक इन अवर पोर्टफोलियो मोर देन 5-6%। नाउ अब मैं उन स्टॉक की बात कर रहा हूं जो आपके पोर्टफोलियो में 1%, आधा परसेंट है। देखिए वो कितने हैं। ऑल ऑफ यू हैव टू सी, if you have stock in your portfolio, suppose your portfolio is of 1 lakh rupees and you have investment of 500 rupees, 1000 rupees, 1500 rupees in any portfolio, ऐसे स्टॉक्स के लिस्ट बनाइए। उन स्टॉक को जब भी मार्केट अच्छे सिचुएशन में आता है उनसे एग्जिट करेंगे। उनसे अगर आप एग्जिट नहीं करेंगे, आज के
1 साल बाद, 6 महीने बाद अगर वो स्टॉक नीचे चला गया तो आप दुखी होंगे। कोई भी मेरा स्टॉक कोई नीचे जाएगा तो मैं हमेशा दुखी होऊंगा। लेकिन वो स्टॉक आपको सबसे ज्यादा दुख तब देते हैं जब वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाते हैं। सपोज मेरे पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है और मैंने किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए लगा दिए, 1% लगा दिए। नाउ 6 महीने में वो पैसा डबल हो जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे मैं कितना दुखी होता हूं। यार मैंने 1 लाख ही लगाया, 1 लाख ही लगाया, ये जो है ना, ये बहुत बड़ा दुख देता है। इसलिए उस पैसे से आपका कुछ बनना नहीं है, उससे कुछ होना नहीं है। कम से कम किसी भी स्टॉक में आपके पोर्टफोलियो का 3% होना चाहिए। मैं बार बार बताता हूं, कम से कम आपके पोर्टफोलियो का 3% इन अ सिंगल स्टॉक होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 50,000 पड़े हैं और आपको कभी लगता है कि मुझे स्टॉक खरीदना चाहिए, कभी लगता है, ऐसा फील होता है, तो उस केस में आप वही स्टॉक खरीदें जो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है। वही खरीदे जो आपके पोर्टफोलियो में है, जो नीचे आया हुआ है, उसकी कहते हैं ना वॉल्यूम को बढ़ाएं। या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जो अभी 1-1.5% है, तो और आपको एकदम क्लियर है कि नहीं मुझे इस स्टॉक को और खरीदना है, मे बी मेरे पास हो सकता है कोई एक ऐसा स्टॉक हो 2% हो, क्योंकि मेरे पास पैसे ही उतने थे, मैंने 2% खरीद लिए, बट आई एम नॉट वरीड अबाउट गोइंग अप गोइंग डाउन। जैसे ही पैसा मेरे पास आएगा आई विल बाई मोर यूनिट्स ऑफ दिस स्टॉक। अगर वो सिचुएशन है तो ही उस स्टॉक को छोड़ें, अदरवाइज आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक के लिस्ट जरूर बनाएं जो 1%, 1.5%, आधा परसेंट, 2% है। उनसे आप जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है उनसे आप एग्जिट करें। बिकॉज अगर मान लो मारुति का एक शेयर आपने खरीदा हुआ है, 12,000 का है, कल को 20,000 हो जाएगा, आपको दुख होगा 20,000 होते ही। 20,000 इतना दुख देगा ना वो आपको, वो कहेगा यार मैंने और क्यों नहीं खरीदा। तो हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या हम कोई भी काम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने दुख के लिए नहीं करते। और मैं जब भी पोर्टफोलियो एनालिसिस करता हूँ मेरे पास लोग आते हैं और मैंने देखा है, और मैडम एक गोयल अगर होंगी अगर सामने, तो उन्होंने मेरे साथ कुछ दिन पहले मोतीलाल ओसवाल खरीदा था और कुछ ही दिन पहले मुझे मैसेज भेजा मैंने कम खरीदा था मैंने कम खरीदा था। तो आई डोंट नो सी इज देयर और नॉट। तो मैं आपको बता रहा हूँ दुख देगा आपको, वो दुख देगा। तो इसलिए प्लीज डू नॉट हैव एनी स्टॉक विच इज 3% or less in your portfolio unless you have desire to buy more of that। हो सकता है कोई 1-1.5% खरीदा हुआ है, आपको अगली सैलरी आनी है, आपको और खरीदना है, या कहीं से पैसे आने वाले हैं और खरीदना है, तो अलग बात। ठीक है, धीरे धीरे आप एकोमोडेट कर रहे हैं उसको करना है तो अलग बात है। अदरवाइज आप उस स्टॉक से एग्जिट कर जाएं जितना जल्दी हो जाए। एग्जिट करने का मतलब इस गिरी हुई मार्केट में एग्जिट किसी स्टॉक से नहीं करते। जब मार्केट दोबारा रन में आएगा, ठीक आप प्राइसेज आएंगे तो आप उनसे एग्जिट कर जाए। ठीक है, आगे चले हम, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे देखना है, अब आपको देखना है आपके स्टॉक में, आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसने पिछले 1-1.5 साल में, जब से भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंडिंग अपॉन आपसे, जब भी जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है उसको लिखो जल्दी से। जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है बोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड बोथ इन एन अमाउंट। आपने 1 लाख लगाया था, वो 1,80,000 हो गया। आपने 10,000 लगाया था, वो आपका 50,000 हो गया, यानी वो 4,400% बढ़ गया। तो प्लीज राइट दैट स्टॉक which has given you the highest return both in terms of percentage, जो उस परसेंटेज के टर्म में किसने सबसे अच्छा दिया, और अमाउंट के टर्म में किसने सबसे अच्छा दिया। जिसमें हो सकता है आपने ज्यादा पैसा लगाया इसलिए ज्यादा मिल रहा, परसेंटेज वाइज कम हो लेकिन पैसा ज्यादा हो। प्लीज राइट दैट स्टॉक। देखें अपने पोर्टफोलियो को ओपन करके, उस स्टॉक को लिखें जल्दी से। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਐਗ Please write that stock which has given you the highest
returned both in terms of percentage and in terms of amount those stocks. If you have written, try to visualize क्या आपका एलोकेशन उस स्टॉक में सही था. मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा स्टॉक जिसने आपको सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है. I do not want the name of the share. You have to do this. I am trying to help you all. Somebody has written BDL and all. I do not want any answer. I am trying to help you only. So please write that stock which has given you the highest return and visualize your allocation into that stock. जो आपने उसमें एलोकेशन किया था, क्या वो 5% के आसपास था? अगर था, 4 था, 5 था, 6 था तो ठीक था. लेकिन अगर वो 1 था तो गलत है. आपको दुख हो रहा होगा इस समय उस स्टॉक की वजह से. उस स्टॉक ने आपको सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, फिर भी आप दुखी होंगे. और अगर वो ज्यादा था तो आपको इस समय उससे खुशी मिल रही होगी, लेकिन आपको फिर सोचना है कि अगर वो रिटर्न ना देता तो क्या होता, वो रुक जाता, उतना पैसा फंस जाता तो क्या होता. उस स्टॉक को जरूर देखें, और अगर वो रिटर्न आपको अच्छा दे रहा है तो उसके एलोकेशन को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करें. अप्रोप्रिएट मतलब 5-6%. अगर वो कम है तो उसको बढ़ाएं. मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है फिर भी कह रहा हूं बढ़ाएं. क्योंकि हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जब कोई स्टॉक बढ़ने लगता है तो हम उसे बेच देते हैं, और जब कोई स्टॉक नहीं बढ़ रहा होता है, घटने लगता है, तब उसे और खरीद लेते हैं. ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है कि अपने जीतने वाले घोड़ों को हम निकाल देते हैं और हारने वाले घोड़ों का वेट करते हैं कि कभी बढ़ेगा. प्लीज, ये दुनिया की गलती है. आपका अच्छा स्टॉक कोई ऐसा है जिसमें कोई परिस्थिति आगे नीचे आ गया तो आप उसे बढ़ाते हो, अलग बात है. लेकिन वो बार बार नीचे आ रहा है. मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में एक राजेश एक्सपोर्ट नाम का स्टॉक है. वो नीचे आ रहा है. इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं कभी भी कुछ भी खरीदता रहूं. मेरे को पता है मुझे राजेश एक्सपोर्ट में कितना खरीदना था, उतना मैंने खरीद लिया, काम खत्म, देखा जाएगा अब जो होगा. आई कैन नॉट बाई एट एनी प्राइस कि हाँ वो नीचे जाएगा तो मैं खरीदूंगा. दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन. हो सकता है मैं कल ही राजेश एक्सपोर्ट मुझे खराब लगे, मैं उसको बेच दूं. मैंने केवल आपको एक एग्जांपल दिया कि ऐसी गलती लोग करते हैं कि जो स्टॉक आपका नीचे जाता है उसको एवरेजिंग करते हैं या उसको रखे रहते हैं, और जो स्टॉक ऊपर जाता है उसको बेच देते हैं. हो सकता है मैंने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल राजेश एक्सपोर्ट को देखा या देखूंगा, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार मुझसे गलती हो गई, ये स्टॉक सही नहीं कर रहा, इसके प्रमोटर अच्छा काम नहीं कर रहे, मैं उसको बेच दूंगा. लेकिन कोई स्टॉक जो ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया मोतीलाल ओसवाल है, अब वो डबल हो गया पिछले 4 महीने में. अब हो गया तो हो गया, अब इसका मतलब ये थोड़ा मैं उसको बेच दूंगा. मैं उसकी वैल्यूएशन को देखूंगा. लोग सब चाहते हैं झुनझुनवाला जी की तरह मेरा जो स्टॉक है वो 500 गुना हो, लेकिन जब अगर 20% बढ़ने पे, 30% बढ़ने पे, 100% बढ़ने पे आप बेच देंगे तो 500% कैसे बढ़ेगा? वो नहीं बढ़ सकता कभी भी. प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड. फिर लोगों को कहता है सर वो वहां से नीचे आ गया तो का तो किसी का आंसर है ही नहीं ना. उस तो का आंसर तो मुकेश अंबानी जी के पास भी नहीं है, नहीं तो वो अपने खुद के शेयर रोज बेचते, रोज खरीदते. एक काम और कर लेते साथ में, उनको भी नहीं पता ये बात. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है, उसके एलोकेशन को अप्रोप्रिएट करें. अप्रोप्रिएट करें मतलब अगर वो बहुत ज्यादा है तो उसे ठीक पे ले आए, जो आपको प्रॉफिट दे दिया उसको एंजॉय करें. और अगर उसकी एलोकेशन कम है, 1%, 1.5%, 2% है किसी वजह से, तो उसके एलोकेशन को बढ़ा दें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Search that stock which has given you the highest loss both in terms of percentage and amount. Search that stock in your portfolio which has given you the highest loss both in terms of percentage and amount. जल्दी से. Now, suppose you have searched, किसी का 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, because you have to do this exercise after every month, every 2 months, तो हर समय कोई और स्टॉक निकल कर आएगा. Now, please read about that stock.
कि अगर वो स्टॉक सबसे ज्यादा लॉस दे रहा है तो कारण क्या है, उस कारण को पढ़ने की कोशिश करें, ढूंढें, गूगल पे लिखें व्हाई राजेश एक्सपोर्ट इज गोइंग डाउन, व्हाई कैंपस इज नॉट ग्रोइंग, ऐसे गूगल पे लिखें, आपको बहुत आंसर मिलेंगे। 1 2 3 4 5 पढ़ने की कोशिश करें, उसके सेल्स ग्रोथ को देखने की कोशिश करें, उसके प्रॉफिट ग्रोथ को देखने की कोशिश करें, कैश फ्लो में क्या हो रहा है उसको देखने की कोशिश करें, उसके मैनेजमेंट को देखने की कोशिश करें प्लीज। और सबसे अच्छी बात है, अगर आपको कोई रिलैक्सो जैसा स्टॉक, कोई कैंपस जैसा स्टॉक, कोई एशियन पेंट जैसा स्टॉक लगता है कि हाँ ये ग्रो नहीं कर रहा, तो प्लीज उसके डीलर्स की दुकान पे जाएं, वहां 10 मिनट बैठें, वहां देखें, उसका जो सेलर है जो उसको बेचता है उससे कभी बात करें कि यार ये ऐसी बात करें, सपोज रिलैक्सो है, यार रिलैक्सो की चप्पल कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, कैसा डिमांड है, लोग खरीद रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है, वो आप 4 बात करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना है कि नहीं रखना। आपको आंसर मिल जाएगा, घर में बैठ के नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूं XYZ केमिकल लिमिटेड नहीं खरीदना है, आपको स्टॉक्स वही खरीदना है जिसको आप समझ सकते हैं। सपोज आई हैव एस्टर पाइप इन माय पोर्टफोलियो एंड एस्टर पाइप इज गोइंग डाउन, तो मैं केवल अपने आसपास जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उस 10 कंस्ट्रक्शन को देखता हूं और मुझे पता चलता है कि क्या लोग एस्टर पाइप यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं। फिर मैं जो हार्डवेयर की शॉप्स है वहां जाता हूं, देखता हूं, किसी बहाने से कुछ भी खरीदने गया और देखा हाँ जी एस्टर पाइप का क्या डिमांड है, नहीं है, कैसा है, उसके सेलर से अगर मेरे घर के आसपास का है, मुझे जानता है, मैं उससे बात करता हूं तो पता चल जाता है कि हाँ जी मुझे इसको रखना है या नहीं रखना है। आपको अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा। तो प्लीज इफ यू हैव a stock in your portfolio which is not performing for last 1 year 1.5 year, प्लीज डू दिस एक्सरसाइज। मैं भी कई स्टॉक खराब होने के बाद, खरीदने के बाद, खराब निकलने के बाद बेच देता हूं, और ये मैं नहीं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर भी ऐसा करते हैं। प्लीज कभी भी इसको अपने ईगो पे ना लें कि मैंने जो स्टॉक खरीदा है वो ऊपर ही जाएगा, ये कभी मत सोचे। इसलिए मैंने कहा इफ यू हैव परचेज अ स्टॉक विच इज 3% 4% 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो, 5% में मान लो आधा हो गया, सपोज मैं आपको एग्जांपल मैं बार बार बता रहा हूँ, लाइव क्लास में बता रहा हूँ ताकि कोई मुझे ये ना समझे कि मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरे पास पोर्टफोलियो में स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट और मेरे खरीद प्राइस से 40% डाउन है, एकदम डाउन है, लेकिन मैं राजेश एक्सपोर्ट को रखूंगा या नहीं रखूंगा, ये जितनी बार मैं एनालिसिस करूंगा अपने पोर्टफोलियो का, उतनी बार मैं राजेश एक्सपोर्ट को पढ़ने की कोशिश करूंगा, उतनी बार मैं उसके प्रमोटर्स को देखने की कोशिश करूंगा, उसकी बैलेंस शीट को देखने की कोशिश करूंगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखने करूंगा, उसके प्रॉफिट बिजनेस मॉडल को देखने की कोशिश करूंगा, उसके बारे में रिव्यूज पढ़ने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है किसी दिन मुझे लगे जब बहुत सारी चीजें कि नहीं यार ठीक है, दे दिया इसको 2 साल टाइम, अब 3 साल टाइम दे दिया, अब ये सही नहीं है, मैं इसको बेच दूं। इसीलिए आपको मुझे सुन के नहीं खरीदना है, क्योंकि मैं किस दिन बेच दूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको कन्विक्शन होगा कि नहीं राजेश एक्सपोर्ट अच्छा है, अच्छा करेगा, ठीक है पिछले 2 साल से नहीं कर रहा, तो आप उसे रखेंगे या बेचेंगे, यू विल टेक योर ओन डिसीजन। तो आई एम टेलिंग यू, प्लीज search that stock in your portfolio which has given you the maximum loss, and both in terms of money and in terms of percentage, एंड उस स्टॉक के बारे में प्लीज पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें प्लीज उस स्टॉक पे। आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जो अच्छा स्टॉक होता है उसको बेचते हैं और जो खराब स्टॉक होता है उसे कंटिन्यू रखते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती जो आम निवेशक है, जिसे कहते हैं जनरल पब्लिक, वो यही करता है। इसीलिए आपका पोर्टफोलियो 3% 4% 5% रोज डाउन जा रहा है, मेरा तो नहीं जा, मेरा ऐसा नहीं कि मेरा पोर्टफोलियो डाउन नहीं गया, अगर मार्केट 26,000 से 24,000 गई है तो मेरा पोर्टफोलियो भी नीचे गया, लेकिन कितना गया है, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो 40% ऊपर भी नहीं गया था, सिंपल सी बात। मेरा पोर्टफोलियो तो वही 15-18%, मैं तो हर लाइव क्लास में बताता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो तो ऐसे ही रहता है। तो अगर 2% मार्केट 3% नीचे डाउन है तो मेरा भी हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 2.5 हो, ऐसा ही कुछ होगा, काम खत्म। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग। आई होप आपने उस स्टॉक को ढूंढ लिया जिसने आपको लोवेस्ट लॉस दिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ध्यान से समझिएगा, आपने जब से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, कोई आप में से 6 महीने से हो सकता है,
कोई 1 साल से हो सकता है, कोई 2 साल से हो सकता है, कोई 4 साल से हो सकता है, कोई 10 साल से हो सकता है। देखिए कि आपका रियलाइज्ड प्रॉफिट और अनरियलाइज्ड, ये दोनों चीज दिखता है, दोनों चीज आपके ऐप पे दिखेगा। रियलाइज भी दिखेगा, रियलाइज आपको ईयर वाइज दिखेगा। जब आपने स्टॉक बेचा होगा, आप ईयर क्लिक करिए अपने ऐप पे जाके, 2022 23 23 24 22 और 122 आपको रियलाइज प्रॉफिट आ जाएंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट आपको करंट में दिख रहा होगा कितना आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है। इसको टोटल करिए, रियलाइज प्रॉफिट और अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सपोज कोई ऐसा है जो 2020, मैक्सिमम लोग आप में से ऐसे हैं जो 2020 के बाद इन्वेस्टर बने हैं, तो आप 20 21 21 22 22 23 एंड 23 24 ये 4 साल का रियलाइज प्रॉफिट आपको ऐप से देख जाएगा। आपको जो आपका रियलाइज प्रॉफिट देखेंगे, आपने वैसे टैक्स भरा होगा तो भी आपको पता होगा, आपने सीए को दिया होगा या आपने खुद डाला होगा वैल्यू को अपने आईटीआर में, ठीक है। तो रियलाइज प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, फिर करंट पोर्टफोलियो में अनरियलाइज प्रॉफिट देखिए कितना है, उस अनरियलाइज प्रॉफिट को, ठीक है, नेट, हर स्टॉक का अलग अलग भी हो सकता है, नेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हैं। अगर आप हर स्टॉक का अलग अलग लेंगे तो अनरियलाइज प्रॉफिट और अनरियलाइज लॉस माइनस करके जो नेट वैल्यू होगी वो लेंगे। नेट वैल्यू ये नहीं कि केवल प्रॉफिट ले लिया, आपको प्रॉफिट वाले एक साथ ऐड करने हैं, लॉस वाले एक साथ ऐड करने हैं, दोनों को करके नेट अनरियलाइज प्रॉफिट जो है उसको ऐड करके टोटल देखना है कि आज तक आपने कितना पैसा कमाया, आज तक आपने कितना पैसा कमाया अपने पोर्टफोलियो से। सिंपल कैलकुलेशन, प्लीज ट्राई टू डू दिस। कुछ लोग आप में से तुरंत कर पाएंगे, कुछ लोग इसको नोट करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी वजह से आप मुझे पैसे देंगे, मैं आपको पैसे नहीं देके वही काम कर रहा हूं आपके पोर्टफोलियो के साथ। नाउ अगर आपने ये कर लिया, टोटल कर लिया, किसी का 2 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, डिपेंडिंग अपॉन, आई एम रिपीटिंग, somebody have asked कि what to do, you have to do the total of realized profit since day 1 of investing, year 1 of investing, every year। सपोज आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट यूज करते हैं, आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट में जाएंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हर ईयर डालेंगे 22 23 23 24 24 25 25 जो भी आपका ईयर है, अभी 25 तो आया नहीं है, तो आप ईयर वाइज आपका रियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा, उसको ऐड कर लें। नाउ फिर आप अपने करंट ईयर का करंट पोर्टफोलियो पे जाएंगे, हर स्टॉक के साथ लिखा होता है कि आपका उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है आज तक, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और करंट वैल्यू, और साथ में अनरियलाइज प्रॉफिट दिया होता है या करंट वैल्यू भी दिया होता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को उसमें माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे कितना आपका प्रॉफिट या लॉस है, उसको भी टोटल कर लेंगे तो आज तक का आपका शेयर इन्वेस्टिंग का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, आज तक का शेयर इन्वेस्टिंग का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। क्लियर है अमरजीत जी? इज इट फाइन नाउ? मिश्रा जी क्लियर है? ओके नाउ अब इस आज तक के प्रॉफिट को आप टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू से माइनस करिए। सपोज मेरा टोटल पोर्टफोलियो है 50,000 और आज तक का जो टोटल प्रॉफिट है वो है मान लो 5,000, तो 50,000 में से 5,000 में माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू आपके ऐप में दिखा रहा होगा, उसमें से आज तक का रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दोनों को ऐड करें। हो सकता है किसी का लॉस हो तो वो मैंने माइनस में ले लेगा उसको, ऐसा लॉस होना नहीं चाहिए। अगर इफ यू आर फॉलोइंग मी तो आपका लॉस होना नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, किसी हालत में नहीं हो सकता अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी आपका रियलाइज प्रॉफिट और अनरियलाइज प्रॉफिट दोनों को आपस में ऐड करके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू में से माइनस करेंगे तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आ जाएगा कि आपने पैसा कितना लगाया है। ठीक है, नाउ मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू है 60 लाख, मेरा रियलाइज अनरियलाइज प्रॉफिट है 10 लाख, यानी मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है 50 लाख। 50 लाख मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है। ध्यान रखिएगा 50 लाख को
आप आधा कर देंगे, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो आपने एक दिन इन्वेस्ट नहीं किया होगा। सपोज आप 3 साल से कर रहे हैं, तो आपने क्या किया होगा, पहले साल 10 लाख किया होगा, फिर अगले साल 5 लाख और बढ़ाया होगा, फिर 5 लाख और बढ़ाया होगा, ऐसे करते हुए आप आ रहे होंगे। कोई 6 महीने से कर रहा होगा, तो पहले ही दिन उसने 6 महीने नहीं किया होगा, पहले दिन किया होगा, फिर कुछ दिन किया होगा, फिर कुछ दिन करते हुए पिछले 6 महीने में उसने अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ाई होगी। सपोज दीपक मिश्रा जी पिछले 4 साल से कर रहे हैं, तो आज जो उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो पहले दिन नहीं थी, तो 4 साल की वैल्यू है, इसलिए हम उसे एवरेज इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो मैंने 50 लाख कहा, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू इज 60 लाख, माय रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज 10 lakh. That means my investment is 50 lakh. I will divide it 50 by 2 and my average investment will be 25 lakh. Now 25 lakh पे आप कैलकुलेट करें कि अगर मैं एफडी में करता 6%, अब 25 लाख का 6% कितना होता है, तो हमें पता है 25 लाख का 6% 1,50,000 होता है। सपोज मैंने 3 साल से किया है, तो 1.5 लाख पहले साल, 1.5 लाख दूसरे साल, 1.5 लाख तीसरे साल, 3 साल में 4.5 लाख रुपए मेरे को एफडी में मिल गया होता। नाउ इफ योर टोटल अर्निंग रियलाइज्ड प्लस अनरियलाइज्ड इज मोर देन दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट आपने एफडी से कमाया होता उससे ज्यादा है, तब तो आप इन्वेस्टमेंट अभी ठीक ठाक, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक ठाक कर रहे हैं, अदरवाइज आपको तुरंत एफडी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। इफ हाफ ऑफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर आपने एफडी रेट कैलकुलेट किया, हाफ पे, 50 लाख पे मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, हाफ पे कैलकुलेट करेंगे। अगर वो जो एफडी रेट से जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, अगर वो आपको आ रही है, तो आप ठीक ठाक है, ठीक है, अभी 2 साल हुआ है, सीखते सीखते हो जाएगा, किसी को 3 साल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल इज ओनली द लर्निंग पीरियड। मैंने अब कई बार कहा है, फॉर मेडिसिन यू रिक्वायर्ड 5 ईयर, फॉर लॉ यू रिक्वायर्ड 5 ईयर, फॉर इंजीनियरिंग यू रिक्वायर्ड 4 ईयर, फॉर कॉमर्स यू रिक्वायर्ड 5 ईयर। पता नहीं क्यों आपको लगता है हमें स्टॉक मार्केट एक दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, 2-4 साल लगते हैं इसको सीखने में, जानने में। जब तक 1-2 साल पूरा नहीं होती, लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को लगता है बस अब तो डिफेंस ही हमें राजा बना देगा, या तो अब तो हमें ये पीएसयू ही हमें टॉप करा देगा, ऐसा लगता है। लेकिन जब कोचिंग शिपयार्ड को आधा होते हुए देखते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ कहाँ गलती हो गई, तब अल्टीमेटली समझ में आता है कि हाँ गलती कहाँ हो गई। और आप जो लोग जुड़े हैं उनको पता होगा कि पिछले 6 महीने से मैं यही बात समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आता, वो नहीं आएगा, मतलब मैं भी शायद इनिशियल स्टेज में ऐसा ही था, हमें भी लगता है नहीं सारी दुनिया कह रही है तो ये क्या है, ये क्या होगा, ऐसा ही होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। और इसी कहते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। लोगों को लगता है इट इज फिनेंस, इसमें फिनेंस कम है, साइकोलॉजी ज्यादा है, तो जहां वो साइकोलॉजी आपको उसी तरफ लेके जाएगी जहां सारी दुनिया कर रही है, वही करेंगे आप। तो आपको पहले तो ये देखना है कि पिछले 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में हैव यू ऑन मोर देन द एफडी, जिस एफडी में आप थे, आप स्टॉक मार्केट में थे ही नहीं, आप एफडी में पैसा रखते थे, आरडी में रखते थे, क्या उससे आपने ज्यादा किया है? ज्यादा किया है, आप ठीक ठाक, कम किया है, फिर आप ऊपर से गलतियां ढूंढना शुरू करिए। क्या नंबर ऑफ स्टॉक आपके पास ज्यादा है, क्या नंबर ऑफ स्टॉक आपके पास कम है, किसी स्टॉक में पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा है, लार्ज कैप बहुत कम है, स्मॉल कैप बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। जितनी गलतियां कम करेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, जितनी गलतियां कम करेंगे, ऊपर जो मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ स्टॉक से लेके एक स्टॉक में कितना होना चाहिए, वो जितनी गलतियां कम करेंगे उतना आप खुश रहेंगे, उतना आप खुश रहेंगे, उतना आप अपने इस रिटर्न को बढ़ाएंगे और कंसिस्टेंटली बढ़ाएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, 6 महीने में कुछ भी हो सकता है, 6 महीने में मेरा पोर्टफोलियो 12% देगा और आपका पोर्टफोलियो 25% देगा, ऐसा होगा, क्योंकि आप वो खरीदेंगे जो टीवी वाला कह रहा होगा और मैं वो खरीदूंगा जो मेरा रिसर्च कह रहा होगा। लेकिन टीवी वाला जब कह रहा होगा, वो टीवी वाला जब वो आधा हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो, तो टीवी वाला उसके बारे में बात ही नहीं करता। वो आप आज देखिए, पिछले 6 महीने से कोई टीवी वाला आज आपको डिफेंस पीएसयू की बात ही नहीं कर रहा, 4 महीने से हो गया जी, उनका काम खत्म, वो किसी और चीज में लग गए। अब वो कोई आके नहीं कहेगा देखो जी मैंने कहा था मुझसे गलती हो गई, ऐसा हो गया, कोई इस बात को नहीं कहेगा। ऐसा ही होता है, ऐसा केमिकल सेक्टर में भी हुआ है, ऐसा बैंकिंग सेक्टर में भी हुआ है, ऐसा एफएमसीजी में भी हुआ है, और ये सब हमने देखा हुआ। हाँ जी विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
आपके ऑफिस वाले क्या कर रहे आपकी इसी बात से मुझे डिफेंस PSU वाले क्या क्या कह कर रहे हैं आपके ऑफिस वाले, जिनका पोर्टफोलियो खूब बढ़ता था? हाँ सर, उनका कुछ नहीं है। मैं मतलब इस बारे में डिस्कस ही नहीं करता, ना दूसरा करना चाहता अगर नीचे जा रहा होता है तो अच्छा। मैं पोक भी नहीं करता उनको। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे आपने बोला ना कि टीवी वाले बोलते हैं, आप टीवी वालों को अभी जैसे मैंने देखा तो क्या बिल्कुल क्लियर रहता है, बैंकिंग मत खरीद लेना, तो ये नहीं चलने वाला, बेकार है, बिल्कुल घटिया है बैंकिंग, तो इसका टाइम आएगा तो बताएंगे। मतलब शर्म नहीं आ रही कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। बस ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है। हर चीज नेगेटिव। मैं जानबूझ के शेयर का नाम नहीं ले रहा, उसमें शेयर का नाम लेके बोलते हैं ये तो बिल्कुल मत ले लेना, कोई फायदा नहीं है लेने का। ठीक है, ये हालत है। नहीं, वो एक्चुअल में क्या है मित्र, मतलब देखिए टीवी वालों का क्या है, टीवी वाले चलते हैं TRP पे। और हमारी जो मेंटेलिटी है, कोई भी इंसान जो है ना, अब मैं कहूंगा आप ये स्टॉक खरीद लो 10 साल बाद देखना, तो आप तुरंत कहोगे 10 साल के बाद क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो आप टीवी वालों को अगले दिन प्रूफ करना होता है कि हम राइट है, अगले दिन प्रूफ करना होता है हम राइट है। बिल्कुल तो राइट। इसलिए वो बताते हैं जो आज भाग रहा हो। अब 6 महीने बाद क्या हुआ, सब भूल गए, काम खत्म, उनकी तो TRP बढ़ गई ना, समस्या ये। तो वो राइट सर। तो दे वो कोई समाज से आपको इस बात को समझना चलेगा कि अगर मैं टीवी चैनल चला रहा हूं, मुझे ये देखना है कि भाई मेरे पास सबसे ज्यादा लोग का, आप वैसे अभी भी 50-60 लोग जो जुड़े हुए हैं, इसमें से 50 लोग ऐसे होंगे जो वो स्टॉक का नाम चाहते हैं जो कल बढ़ेगा। समस्या ये। तो भाई मुझे अगर वो कल बढ़ने वाला बताऊंगा तो मेरी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, नहीं तो ये 50 लोग रहेंगे, अदरवाइज वो 5,000 हो जाएंगे। आपको ये चीज देखना है ना, तो आप प्लीज यूट्यूब पे जाइए, आप देखिए कि विजय केडिया जी हैं या आपके कोटक महिंद्रा के जो आपके CEO हैं आपके, वो हैं, इन लोगों के वीडियोस पे व्यूज होते हैं 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। लेकिन एक ऐसा कोई पता चलता है छपरी जिसे कहते हैं, जिसको कुछ नहीं आता, वो एक वीडियो बनाता है, उसपे व्यू होते हैं 4 लाख, 5 लाख। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बनाता ही सेंसेशन के लिए। चलिए और एग्जाम्पल, आप ये नहीं जज कर पाएंगे, आप में से मैक्सिमम लोग टीचर हैं, प्लीज आप देखना, एक गली में पढ़ाने वाला टीचर जिसको कोई नहीं जानता होगा, वो ऐसा सेंसेशनल वीडियो बनाएगा, उसके ऊपर पता चलेगा कि हाँ जी व्यूज है 1.5 लाख। और वहीं पे कहीं ग्रेवाल जी, गोयल जी, जो बड़े बड़े ऑथर हैं हमारे कॉमर्स फील्ड के, वो वीडियो डालते हैं, उस पे व्यूज होते हैं 3,000, 2,000, 4। क्योंकि वो सेंसेशन नहीं जगाते, वो आपको रूल्स बताते हैं क्या करना है। और वो जो छपरी वाला है, वो अपना शुरू ही करेगा, अपना थंबनेल ही ऐसा लगाएगा कि बस 100 प्राप्त करने का यही एक रास्ता है, ऐसा करके कुछ बनाएगा। तो वो होता है, दिस इज द वे हाउ यू कन्विंस पीपल। और लोगों का शॉर्ट टर्म ऐसा ही कुछ, वो अपने आवाज शुरू करेगा, जो पहला वर्ड ऐसा शुरू करेगा जैसे कि लगेगा कि बस इसने तो हमें कुछ कर देना है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये जैसी रिकॉर्डिंग है आप देखना, ये ऐसे ही मेरे यूट्यूब पे चली जाएगी। मैं इसमें कोई एडिट नहीं करता, मेरे को आता ही नहीं एडिट करना, ना मेरे पास इतना टाइम है एडिट करने का, काम खत्म, इसको मैं डाल दूंगा। तो मुझे समझ में आता है कि अगर मैं रियल हूं तो मैं रियल अपना पिक्चर पेश करूंगा, काम खत्म, अच्छा है खराब है। मैंने अभी आपके सामने 2 स्टॉक का नाम लिया कि मेरे पोर्टफोलियो में 40% नीचे है नीचे, भाई मैं कोई भगवान थोड़ा हूं। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को समझते हैं तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि स्टॉक नीचे होना एक नॉर्मल सिचुएशन है, आपका पोर्टफोलियो ऊपर होना चाहिए। स्टॉक, मुझे क्या पता मेरा स्टॉक नीचे है ऊपर है, मुझे अगर मैंने 10 लाख लगाए, वो 10 साल बाद वो 2 करोड़ हो गए, दिस इज माई अचीवमेंट। कौन सा स्टॉक ऊपर गया नीचे गया, उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे कोई लेना देना नहीं। यही काम हम म्यूचुअल फंड में कर देते हैं। म्यूचुअल फंड वाले को हम पैसा देते हैं, वो 50 स्टॉक खरीदता है, उसकी कोई ऊपर जाता है, आप उसका पोर्टफोलियो देखोगे उसमें से कोई ऊपर जाता है कोई नीचे जाता है, हम उसमें देखते भी नहीं, हम देखते हैं कितना लगाया था कितना हो गया। लेकिन जब खुद स्टॉक खरीदते हैं तो हम यही काम नहीं कर पाते। यही है, म्यूचुअल फंड में यही काम करते हैं। आप देखिएगा कोई भी म्यूचुअल फंड आपके पास है, उसके पोर्टफोलियो में जाइएगा, देखिएगा उनका पोर्टफोलियो, ये कौन कौन से उसमें से स्टॉक है जो पिछले 6 महीने में बढ़े ही नहीं, कौन कौन से हैं जो नीचे गए, कुछ होंगे जो ऊपर गए। वहां आप नहीं कभी नहीं देखते कि हाँ जी इसने तो ये स्टॉक खरीदा और ये नीचे गया। लेकिन आप जब शेयर खरीदते हैं तो यही गलती करते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, अदरवाइज हम गलती हो जाएगी। नेक्स्ट है कि आपने जो स्टॉक खरीदा था उसको मैंने आपको बता दिया, आपने क्या किया, कंपेयर कर लिया FD से। नाउ अब 2 क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है। जो पैसा आपका अभी मार्केट में लगा हुआ है या लगा रहे हैं या लगाने वाले हैं, इनमें से कोई ऐसा पैसा तो नहीं है जो आपको अगले 6 महीने में, 1 साल में
2 साल में जरूरत है। एनी मनी which is invested in the market, you are investing in the market, you are going to invest in the market, क्या अगले 6 महीने में, 1 साल में आपको जरूरत तो नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। मेरा बेटा 12वीं क्लास में है। 2 साल पहले वो जब 11वीं में आया था, 10वीं बोर्ड पास कर रहा था करीब 1.5 साल पहले, उस दिन से मैंने अपनी इक्विटी एलोकेशन में से हर महीने 50,000 रुपए का SWP किया है, मतलब धीरे धीरे पैसा निकाला और मैंने उसको एक RD में डालता गया। मैं मार्केट से 15, 16, 17% आराम से कमाने वाला इंसान RD से 7% की RD कर रहा हूं और 2 साल से कर रहा हूं अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जब मेरा बेटा जून 2025 में एग्जाम देगा तो उस समय मार्केट कैसी रहेगी। उस समय मार्केट ऊपर रहेगी, नीचे रहेगी, कोरोना रहेगा, यूक्रेन रहेगा, इजराइल रहेगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए इफ यू हैव एनी प्लान इन कमिंग 1 year, 2 year, 3 year, please do not depend upon your equity investment at all. इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जो पैसा लगाया वो 4-5 साल बाद ही उसको देखना है। उससे पहले अगर आपके मन में है कि हाँ मैंने आज लगाया है, कल कुछ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन हो जाएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। प्लीज अगर आपको देखना है तो 2004 से लेके 2010 तक 8 तक की मार्केट को देखें और 2010 से लेके 2017 तक की मार्केट को देखें। जहां मार्केट थी वहीं मिलेगी। लेट मी शो यू द फिगर, आपको दिखा देता हूं। प्लीज ऐसी गलती ना करें, अपने पोर्टफोलियो के एनालिसिस करें। मेरे को पैसे देके कोई फायदा नहीं होगा, आपको अपने आप भी ये काम कर सकते हैं। दिखा देता हूं मैं आपको निफ्टी, देखिएगा जरा, आपको समझ में आएगा कि हाँ जी लोग को लगता है कि हाँ मार्केट कहाँ होगी। देखिएगा ये है आपकी निफ्टी को देखिए ध्यान से। निफ्टी 2008 में आपकी थी 6,100 और 2013 में 5,200 या 2014 में 5,000, यानी 10 साल में, देखिएगा ध्यान से, 2007 और 2014, 7-8 साल तक मार्केट जहां थी वहीं ऊपर नीचे होके वहीं है, कुछ नहीं हुआ 8 साल तक। तो प्लीज आपका पैसा FD में ज्यादा रिटर्न दे देगा इन दैट सिचुएशन। तो इसलिए अगर आपका कोई बच्चा है 9वीं में पढ़ रहा है, 10वीं में पढ़ रहा है, 2 साल बाद बच्चे की शादी, कोई बेटी है, कोई बेटा है जिसकी शादी करनी है, आपको 2 साल बाद मकान खरीदना है, कोई आपका इमरजेंसी फंड है, प्लीज आपको एक और सिचुएशन दिखा देता हूं, कहीं आपको लगे। ये देखिए, ये है मार्केट 1994 में। 1994 में मार्केट देखिए 1400, या आप देख लीजिए 1992 में मार्केट वॉज कहां पे थी, मार्केट थी आपकी करीब 1300 पे, और 2003 में मार्केट 900 पे। रिपीट कर रहा हूं, देखिए कहां पे, 1992 से लेके 2003, पूरे 10 साल जो पैसा था वो उतना ही रहा, ऊपर नीचे होने के बावजूद पैसा नहीं बढ़ा। तो प्लीज मार्केट में लगाए हुए पैसे से बिल्कुल ना सोचें कि वो बढ़ जाएगा, लेकिन जिसने इस पेशेंस को देखा, इसको देखा, उसका पैसा 1,000 से 6,000, ये देखिए ध्यान से, 1,000 से 2003 से 2007 में कैसे 6 गुना हो गया वो पता भी नहीं चला। ये देखिए 2003 से 2006, यही पूरा मार्केट का खेल है। इसलिए आप मार्केट के इस चीज को, इस वोलेटिलिटी को ना डरें कि मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। आपका काम है धीरे धीरे मार्केट में पैसा लगाएं और पैसे को बढ़ने दें। आप ध्यान से देखिए, मार्केट यहां से यहां तक बढ़ी है पिछले 5 साल में, करेक्शन तो आएगा। प्लीज समझिए इस बात को। मार्केट, अगर मैं कोरोना को छोड़ 12,000 से मार्केट आपकी 25,000 हो जाती है, डबल हो जाती है 4 साल में। क्या चाहते हैं आप? डबल होना 4 साल का मतलब हो गया 16% का CAGR।
आप 16-17% का CAGR आपका लगता है जिंदगी भर चलेगा? ये नहीं चल सकता। मार्केट को नीचे आना है, मार्केट में करेक्शन होना है, चाहे वो आपका प्राइस वाइज हो, चाहे वो टाइम वाइज हो। और ये बहुत सिंपल सा चीज है आपको। लेकिन इस जो मैं फिर बता रहा हूं, और मेरे पास अगर आपने इसमें इस जो 10 साल जिसमें मार्केट कहीं नहीं गई, इसमें भी आप SIP कर रहे हैं, मतलब कभी रिलायंस के शेयर, कभी इंफोसिस के शेयर, कभी HDFC के शेयर, कभी HUL के शेयर, कभी डाबर के शेयर, कभी एशियन पेंट के शेयर, थोड़े 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 खरीद रहे हैं, होगा क्या? कभी आप ऊपर खरीदेंगे, कभी आप नीचे खरीदेंगे, कभी आप ऊपर खरीदेंगे, कभी आप नीचे खरीदेंगे, कभी। तो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होगा, और आप उसके बाद जब मार्केट चलेगी तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ये पूरा कहानी है, इसको आपको समझना है। मैं एक एजुकेटर हूं, मेरा काम केवल पढ़ाना है, मेरा काम टिप्स देना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि आफ्टर 10 ईयर इफ वन ऑफ यू सेज कि हाँ सर, इट इज बिकॉज ऑफ यू आई कुड क्रिएट दिस मच ऑफ वेल्थ, आप में से मैं एक आदमी से जरूर जानना चाहूंगा, कोई तो ऐसा होगा जिसने पिछले 4 साल में प्रॉफिट जीरो कमाया प्रॉफिट, फिर भी उसका पोर्टफोलियो 25 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का हो गया होगा। वो पैसा एक्युमुलेट हो गया ओनली बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी। कि भाई कभी शर्ट नहीं खरीदा, कभी मेला देखने नहीं गया, कभी इस पैसे से बचा लिया, कभी वो पैसा बचा लिया, क्यों ये शेयर अच्छा लग रहा, खरीदता गया। नाउ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो, दिस इज योर अचीवमेंट, दिस इज योर अचीवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पोर्टफोलियो बिल्डअप हुआ है ना, वही आपका पहला अचीवमेंट है। विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये में आपकी वॉइस नहीं आ रही विवेक जी, आ रहा है आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो उसके बाद पोर्टफोलियो नो, योर वॉइस इज नॉट आवाज आ क्लियर। रही है आपको मेरी? नहीं 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 नहीं। एनीवन एल्स वांट टू से, जिसने पोर्टफोलियो एक अच्छा बना लिया, जो उसने आज के 2 साल 3 साल 4 साल पहले नहीं सोचा था कि इतना पोर्टफोलियो होगा। हाँ गुरुजी, है, बिल्कुल है। हाँ जी, बताइए दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये है कि पोर्टफोलियो तो बन ही गया, और सर रिटर्न भी बहुत अच्छा है, अबव 27% रिटर्न है मार्केट गिरने के बावजूद भी। और और जो सर हर साल जो 5 से 6% सर जो सेविंग होती है ना बजटिंग से, सर वो वेल एंड गुड। बस तो पर्पज मेरा यही है, आप लोगों को सिखाना। फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं से भी किसी को अमीर बनाने की कोशिश नहीं करता। फाइनेंशियल लिटरेसी हमेशा ये कहता है कि आपके पास जो पैसा है उसको आप कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। अमीर बनने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो जो इंसान जितना मेहनत करेगा, 2 चीजें हैं, आपकी मेहनत, आपकी किस्मत, वही आपको अमीर बना सकती हैं। अब आ रही है सर आवाज? हाँ जी विवेक जी, बोलिए। सर ये कहना चाह रहा था आपसे, जब आपने बताया था तो ये भी तो है ना, नुकसान नहीं हुआ तो वो भी तो कमाई अल्टीमेटली। अब ये हालांकि कमाया है, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं बने हैं, लेकिन अगर उसे कमाने वाले को जीरो मान ले तो भी जो नुकसान नहीं हुआ वो भी तो अर्निंग है ना। सर ये तो आपको मैं बता रहा हूँ, जो लोग फॉलो नहीं करते, आप अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर, आपने तो कई बार ऑफिस की कहानी बताई हुई है, देखोगे लोगों ने 10-10 लाख में 2-2 लाख गवा दिए, 4-4 वो लाख 10 गवा लाख दिए। वाली कहानी बताई थी आपको। हाँ, तो हैं लोग, तो आपने वो 4 लाख, अगर आप मुझे फॉलो करके वो 4 लाख नहीं गवाए ना, तो भी आपने अचीवमेंट किया है। इसमें बने रहे। ये जो वोलेटाइल सिचुएशन, इससे डरे नहीं। पैसे है तो लगाएं अच्छे शेयर में, नहीं है तो आराम से बने रहें, बुक्स पढ़ें। आप लोग को बता रहा हूँ, इस बुक को मैं आज 7th टाइम, कल मैंने शुरू किया, 7th टाइम इस बुक को मैं पढ़ रहा हूँ। और आप इसकी हालत देख के देखेंगे कि ये बुक जो है 7 बार हो गया इसको। ये है 7 सीक्रेट्स ऑफ इन्वेस्टिंग। जब मार्केट ऊपर नीचे होने लगती है तो मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ। 1 दिन लगता है इसको पढ़ने, 1 दिन से ज्यादा नहीं लगता। ये वॉरेन बफेट जी की बहू थी, उन्होंने ये बुक लिखी है, उनकी जो डॉटर इन लॉ है। तो 7 सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग, प्लीज अगर कभी, जब जिसको कहते हैं ना कुछ ना पढ़ने का मन करे, सिंपल लैंग्वेज में, घर की लैंग्वेज में लिखी हुई कहा है। मेरा बेटा भी इसको पढ़ लेता है, मेरी बेटी भी इसको पढ़ लेती है, मेरी वाइफ भी इसको पढ़ लेती है। मतलब सबसे सिंपल बुक। अगर मैं किसी स्कूल में जाता हूँ, कोई बच्चा अच्छा करता है तो मैं उसको बुक देने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छी बुक है। प्लीज अगर टाइम लगे, जब कभी समझ में लगे, जब मार्केट से आपका विश्वास उड़ने लगे ना, तो 100 रुपए की बुक है। गुड़गांव में तो रेड लाइट पे खड़े होकर बेचते रहते हैं बहुत सारे। आई डोंट नो इन फ्रॉम विच सिटी यू बिलोंग। 7 सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग, ये ठीक है, लाइक वॉरेन बफेट। और ये मेरी बफेट उनकी क्या है, बहू है, बहू है नहीं, बहू थी, तो इन्होंने लिखा है। वो 12 साल 13 साल उनकी फैमिली में रही हैं।
तो उन्होंने उनको देखा है। तो प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस बुक को, अगर कभी जब आपका इन्वेस्टिंग से भरोसा उठने लगे कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, जब लगे आप इसको एक बार पढ़िएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ जी, ये तो सुनील त्रिपाठी बोल रहे हैं इस बुक में, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वही कर रहा हूँ जो बड़े, मैं तो बिलीव करता हूँ क्लोनिंग में। आपको बता रहा हूँ, दुनिया में जो सबसे बड़ा फंड है, दुनिया का जो सबसे अच्छा फंड है, दुनिया का जो सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन में परफॉर्मिंग फंड है, वो फंड क्लोनिंग पे चलता है। क्लोनिंग का मतलब होता है बड़े लोगों को फॉलो करके, बड़े लोगों को फॉलो करो। जैसे हमें बचपन में सिखाया गया था कि हाँ जी, गांधी जी को फॉलो करो, सुभाष चंद्र को फॉलो करो, बड़े लोग उनको व्यवहार में फॉलो करते हैं, उसी तरह आप बड़े लोगों को इन्वेस्टिंग में फॉलो करो, देखो समझो। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो शेयर खरीदा टिप्स लेने की कोशिश करो, फॉलो करो, देखो कि उन्होंने अगर कोई शेयर खरीदा है तो क्यों खरीदा, उसकी वैल्यूएशन क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसको देखने की कोशिश करो, आपको अच्छा लगेगा। आई होप मैं आप लोगों की हेल्प कर पाया। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग फीडबैक जरूर लिखेंगे, ग्रुप पे फीडबैक लिखेंगे। मैं आपके फीडबैक का, 60 फीडबैक का वेट करूंगा। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते, लेकिन मेरा काम है रिक्वेस्ट करना। मैं रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं कि आपके फीडबैक को पढ़ के आप में से कोई ऐसा होगा जो दूसरों के फीडबैक को पढ़ता है, तो वो मोटिवेट होता है कि नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगी तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। वो जो ग्रुप पे पढ़ता है, तो फॉर अदर्स आई वांट कि आपको फीडबैक जरूर लिखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जो लोग कई दिनों से फॉलो कर रहे थे कि हाँ जी, हमें आपका अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, तो यही काम जो मैंने अभी आपको किया है वो मैं एक्सेल के थ्रू अपने ऑफिस में बैठ के करता हूँ। लोग आते हैं, पैसे देते हैं। आप लोगों को अगर मैं देखूं 60 इंटू 5,000, इतने पैसे मैंने बचा दिए हैं। अब इसको आपको करना है, करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. sir.